हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है, जो क्रम चल रहा है, जिसमें हम लास्ट ईयर के कांस्टेबल के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने 21 अगस्त 2017 के जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसके 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम उसके आगे यानी कि 31वें क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 31वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके 2017 के पेपर में। तो देखिए, बात करते हैं हम 31 क्वेश्चन की। तो 31 क्वेश्चन आपका था, एक बाजार सर्वेक्षण में 20% ने उत्पाद ए को चुना, 60% ने उत्पाद बी को चुना, जबकि शेष लोग अनिश्चित थे। यदि जिन्होंने उत्पाद बी को चुना और जो अनिश्चित थे उन लोगों के बीच अंतर 720 का है तो कितने लोगों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। कुल लोग आपको बताने हैं कि सर्वेक्षण में कितने लोगों को शामिल किया गया। तो देखिए, अब आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले आप एज्यूम कर लीजिए। आप एज्यूम यानी कि मान लीजिए कि सर्वेक्षण में टोटल 100 लोग थे। सर्वेक्षण में कितने लोग थे, तो हमने मान लिया यहाँ पर कि सर्वेक्षण में कुल लोग कितने थे। तो सर्वेक्षण में टोटल अगर हम बात करें तो 100 लोग थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 20% ने उत्पाद ए को चुना। तो अगर 100 के 20% की बात करें तो 100 का 20% आप जानते हैं कितना होता है, 20। तो हम कहेंगे कि 20 लोगों ने जो उत्पाद ए था उसको चुना। 60% ने क्या चुना, उत्पाद बी को चुना। तो 100 का 60% 60 होता है, तो 60 लोगों ने क्या हुआ, उत्पाद बी को चुना। अब बोल रहे हैं जबकि शेष लोग अनिश्चित थे। अब आप बताइए कि 100 में से यदि ए को चुनने वाले 20 हैं, बी को चुनने वाले 60 हैं, तो ए और बी दोनों को चुनने वाले मतलब टोटल कितने हो गए अभी तक जिन्होंने ए और बी को चुना। तो आप कहेंगे 80। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी को मिलाकर, दोनों उत्पादों को मिलाकर टोटल 80 लोगों ने क्या हुआ, उत्पाद ए को और बी को चुना। अब बात हो रही है कि अनिश्चित कितने थे। जो अनिश्चित थे कि भाई ए की तरफ जाए या बी की तरफ जाए वो हमें नहीं पता। तो टोटल हमने कितना माना, 100 माना। तो अगर 100 लोग थे तो 100 में से अगर हमें अनिश्चित का नंबर निकालना है कि अनिश्चित लोग कितने हैं, अगर हमें अनिश्चित लोगों की पता लगाना है कि अनिश्चित लोग कितने थे, तो आप देखिए 100 में से यदि 80 को हम माइनस कर दें, 100 में से हम 80 को माइनस कर दें, ये 80 कौन है, जिन्होंने ए का सिलेक्शन कर लिया, बी का सिलेक्शन कर लिया। तो अब हम बात करते हैं कि बचे कितने, 20। तो 20 लोग कैसे थे, अनिश्चित थे। तो ये हो गए 20 लोग जो क्या थे, अनिश्चित थे। यहाँ बात हो गई हमारे टोटल 100 लोगों की। अब हमें ये पता चल गया कि 100 लोगों में से 20 लोगों ने ए का सिलेक्शन किया, 60 लोगों ने बी का सिलेक्शन किया, जबकि जो अनिश्चित थे वो कितने थे, 20 लोग थे। अब इस क्वेश्चन में आगे दिया है कि जो अनिश्चित हैं और उन लोगों के बीच अंतर 720 का है। आपको क्या पूछा है, यदि जिन्होंने बी को चुना, उत्पाद बी को चुना और जो अनिश्चित है उन लोगों के बीच में अंतर कितने का है, 720 का। मतलब यहां बात कर रहे हैं कि बी के चुनने वाले और अनिश्चित जो लोग हैं उनके बीच में अंतर कितने का है, उनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है। तो यहाँ पर 720 का अंतर दिया है। तो हम कहेंगे बी को का सिलेक्शन करने वाले लोग तो 60 हैं और अनिश्चित वाले कितने हैं, 20 हैं। तो इनका अंतर कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 720। 60 में से 20 गया तो आप कहेंगे सर 40 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 720 के बराबर। ये जो यूनिट टर्म है हम ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्स नहीं मान रहे हैं, हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर ही मान लिया 100। तो 100 यूनिट मान लिया और 100 यूनिट में से 40 यूनिट लोगों ने बी का सिलेक्शन किया, अनिश्चित जो थे वो भी 20 लोग थे। तो अगर हमने क्या किया कि 60 में से 20 को यानी कि अनिश्चित लोगों को माइनस कर दिया, तो ये अंतर आ गया किसका, जिन्होंने बी का सिलेक्शन किया और जो अनिश्चित थे। और क्वेश्चन में आपको कितना दिया है, 720 के बराबर। तो यहाँ पर 40 की वैल्यू कितनी आ गई, 720। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो 4 से आप काटेंगे तो आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 18 के बराबर आ गई। कितने के बराबर आ गई, 18, यानी कि 18 के बराबर आ गई। आपने सर्वेक्षण में कुल कितने लोग माने थे, 100 लोग। तो 100 यूनिट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 1800। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1800। तो सर्वेक्षण में कुल कितने लोग शामिल थे, 1800 लोग शामिल थे। ऑप्शन ए क्या है आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आप तक पहुंच गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यदि 3x - 8 बटे में 2x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात करें।
जब भी सिंप्लीफिकेशन का इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सीधा सीधा आपको पहलवानी कर देनी है, मतलब सॉल्व कर देना है। किस तरीके से, तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया है 3x - 8 अपॉन में कितना 2x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। x की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, x का मान आपको निकालना है। तो 2x का मल्टीप्लाई किससे होगा, तो आप कहेंगे 3x - 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। 2x इस तरफ आएगा तो बचेगा x, और 8 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 8 प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करना है, कुछ उसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि हम सोचें। हाँ आप ऐसे कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन आप कहोगे सर अननेसेसरी टाइम खराब करना होगा उसमें, क्या कि आप ऑप्शन की सहायता ले लें, x की वैल्यू पहले 6 रख के देख लें सेटिस्फाई किस पर हो रही है, कोई मतलब नहीं है। मान के चलिए पहला ऑप्शन अगर आपका हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑप्शन दूसरा तीसरा चौथा करा होगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन को आपको कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 33। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 6:5:3 के अनुपात में है यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 504 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन निम्न होगा। इसका आयतन आपको बताना है। तो सबसे पहले हम घनाभ की चर्चा करेंगे कि घनाभ होता क्या है, यानी कि क्यूबॉइड होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ की। अगर हम बात करें कि घनाभ क्या होता है, तो एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जो या तो वर्ग से मिलकर बनी होती है, वर्ग और आयत से मिलकर बनी होती है, या फिर आयत ही आयत से मिलकर बनी होती है। यानी कि घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जो आयतों से मिलकर बनी होती है, यानी कि रेक्टेंगल से मिलकर बनी होती है, या फिर रेक्टेंगल और स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। तो अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ क्या है, इसको हम जानते हैं क्यूबॉइड के नाम से, ये क्यूबॉइड कहलाता है। घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप होता है ये आकृति, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जो आयत और वर्ग या आयतों से मिलकर बनी होती है, आयतों से मिलकर बनी होती है। ये हमने बात कर ली किसके बारे में, घनाभ के बारे में। चलिए अब घनाभ में क्या क्या होता है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसकी हर एक पार्ट को हम जानेंगे कि किस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं हम घनाभ। तो ये हमारा घनाभ हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप बात करेंगे तो ये लंबाई है, इसको L से डिनोट करते हैं, ये चौड़ाई है इसको B मानते हैं, और ये ऊंचाई है इसको H मानते हैं। तो ये आपकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। अब देखिए आप इसको अगर हम नाम दें कि ये A B C D E F G H, तो ये क्या हो गया, A B C D E F G H, ये आपका एक घनाभ हो गया। अब इसमें आप देखना कि किस चीज को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एज या किनारे या भुजा। तो यहाँ पर भुजा नहीं बोलते, यहाँ पर किनारे बोलते हैं या एज बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि घनाभ के किनारे क्या होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले किनारों की, तो इसमें किनारे कौन कौन से हैं, तो देखिए आप क्या कितने होते हैं, बस केवल इतनी जानकारी आपको रहनी चाहिए कि घनाभ के किनारे कितने होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करें फलक की, जिसको हम फेस बोलते हैं, ठीक है, फलक कितने होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि शीर्ष की, यानी कि वर्टेक्स कितने होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में बात करते हैं। देखिए तो जो भुजा है वो ये एक ये दिख रही है, किनारा जो है ना एज ए बी है, दूसरी बी एच है, जी एच है, ए जी है, जी एफ है, इसके अलावा आपका एच जी ई हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ओवरऑल कितनी होती है, तो आप ये देखिए 4 ये फ्रंट में दिख रही हैं, 4 ये आपको बैक में दिख रही हैं, और 1 2 3 4 ये हो जाएंगी। तो टोटल कितनी होती हैं 12। तो अगर हम बोलें कि एजेस कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, इसमें एजेस कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 12 होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फलक, फलक मतलब जो इसका सामने का फ्रंट फेस दिख रहा है ना आपको, ये फलक कहलाता है। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल एक फलक है इसका, यानी कि फेस है। तो एक ये है, इसके एक पीछे है, तो 2 हो गए, एक ही साइड से एक बगल में है,
3 हो गए, एक ये नीचे एक ऊपर है, तो कितने 4 हो गए भाई। आप 4 के हिसाब से देखा तो बाकी में 4 है, तो देखिए एक ये तो एक ये पीछे, तो 2 हो गए, 3 4 5 6। आप एक कमरे को देखिए, जिस कमरे में अभी आप बैठे हुए हैं उस कमरे को देखिए, जमीन फर्श, यानी कि फिर बात करें छत की तो एक और एक 2 हो गए, साइड में एक दीवार होगी, साइड में एक दीवार होगी तो 2 4 हो गए, एक आपके आगे दीवार होगी और एक आपके पीछे दीवार होगी, तो ये घनाभ ही होता है, ठीक है ना। आपका कमरा क्या है, या तो घनाभ के शेप का होगा या घन के शेप का होगा। तो इसमें टोटल कितने फलक होते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं टोटल, तो फलकों की संख्या 6 हो गई। अगर हम बात करें शीर्ष की, तो शीर्ष क्या होता है, जहां 3 किनारे एजेस आकर मिलते हैं वो शीर्ष कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक ये आपका किनारा था AD, एक AG और एक AB, इनका कॉमन पॉइंट क्या है, A है, तो ये क्या हो गया शीर्ष। अब शीर्ष कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कितने शीर्ष होते हैं, तो आप कहेंगे सर 8 शीर्ष होते हैं। तो ये तो हमारे घनाभ के बारे में बात हो गई कि घनाभ होता क्या है। तो एक ऐसी त्रिविमीय आकृति, अब त्रिविमीय आकृति क्या होती है, अगर हम उसकी बात करें, 3 डायमेंशनल शेप क्या होता है, तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ में यदि ऊंचाई भी आ जाती है, एक ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ में क्या ऊंचाई भी आ जाती है, उस आकृति को हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं, ठीक है ना। तो ये त्रिविमीय आकृति है क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हैं। अब हमने बात कर ली कि उसमें किनारे कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, और शीर्ष क्या होते हैं, फलक क्या होते हैं, किनारे क्या होते हैं। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पर, ठीक है। अब हम इसके सूत्रों के बारे में बात करें कि घनाभ के कौन कौन से सूत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयतन की, यानी कि वॉल्यूम की, कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो अगर हम आयतन की बात करें तो L इंटू B इंटू H, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल क्या कहलाता है, घनाभ का आयतन। दूसरी अगर हम बात करें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए इसको समझ लेते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आयतन से क्या मतलब है। देखिए कोई भी स्पेस में घेरी गई जो जगह होती है ना, वो क्या कहलाती है, उसका आयतन कहलाती है। एक कमरे के अंदर आप जितनी भी चीजें रख सकते हैं, तो एक कमरे का जो स्थान है, उसकी जो जगह है, स्पेस में जो जगह है, वो उसका आयतन कहलाती है। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब क्या है कि जो कमरा जिन दीवारों से मिलकर बना है, उन सभी दीवारों का क्षेत्रफलों का योग। जितनी भी दीवारों से मिलकर कमरा बना है, आपको पता है 6 दीवारों से मिलकर बना है, एक नीचे एक ऊपर एक अगल में एक बगल में, 4 एक सामने एक पीछे, तो 6 दीवारों से मिलकर एक कमरा बना होता है। उसकी सभी 6 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, TSE के नाम से जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए अगर हम फ्रंट दीवार की बात करें तो ये L है और ये H है। फ्रंट दीवार में क्या है, लंबाई है और ऊंचाई है, तो मतलब क्या है, ये आयत है, लंबाई और ऊंचाई, तो L इंटू H एक बार हो जाएगी ये। सेम इसके पीछे अगर बात करें तो ये भी L है और ये H है, तो L इंटू H 2 बार हो जाएगा, तो 2 बार L इंटू H हो गया। अगर हम साइड वाली दीवार की बात करें इसकी, तो ये कितना है, तो आपको पता है B है, और ये कितना है, तो आपको ये भी पता है, ये H है, तो V इंटू H क्या हो जाएगी, साइड वाली दीवार हो जाएगी। और एक इस तरफ भी इसी तरीके से B इंटू H, तो 2 दीवारें हो गई B इंटू H क्षेत्रफल वाली। अब हम नीचे और ऊपर की बात करते हैं, तो देखिए ये आपका L है और ये आपका B है, तो B इंटू L या L इंटू B, ये आपकी एक नीचे फर्श हो गया, और छत क्या हो गई, ये भी आपकी L इंटू B हो गई, ये भी एक आयत हो गया, तो 2 बार L इंटू B हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि सभी दीवारों के क्षेत्रफलों का योग होता है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, तो LB प्लस BH प्लस HL ये क्या हो गया, आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हम बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इसमें वक्र पृष्ठीय हालांकि होता नहीं है, इसमें अगर बात करेंगे तो अगर दीवार मतलब फर्श को छोड़ दें और टॉप को छोड़ दें, यानी कि इसकी छत को छोड़ दें, तो जो बचा हुआ चारों दीवारों का क्षेत्रफल है उसको दूसरी आकृतियों में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। दूसरी आकृति मतलब कैसी, जो वक्राकार होती हैं, जो वक्र के शेप की होती है। जैसे ये पेन है, ये घुमावदार है,
जहां घुमाव आ जाता है, सीधा सीधा नहीं होता है, जब घुमावदार आकृति आ जाती है तो वहां वक्र बनता है, जिसको हम कर्व्ड के नाम से जानते हैं, तो उसका एरिया अलग होता है, जो कि हमारे किसमें बेलन में देखने को मिलेगा, आपको शंकु में देखने के लिए मिलेगा आपको। तो इस टाइप की जो आकृतियां होती है उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ पर बात करें कि घनाभ की दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम बात करें यहाँ पर दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है दीवारों का क्षेत्रफल। कभी कभार एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देंगे और बोल देंगे कि उस कमरे में इतनी खिड़कियां हैं, इतने बाई इतने की, इतने दरवाजे हैं, इतने बाई इतने के, तो आप बताइए दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दरवाजों खिड़कियों के क्षेत्रफल को माइनस करते हैं, तो वहां हमें ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए अब दीवारें कौन कौन सी हैं, तो L इंटू एच ये दीवार है, मतलब H हर जगह आएगी, B इंटू एच ये भी दीवार है, तो ये फर्श में L इंटू बी क्या दीवार है, ये तो फर्श है। L इंटू बी ऊपर छत है, तो ये तो दीवार के पार्ट में आती नहीं है। तो हम कहेंगे कि अगर आप केवल दो पार्ट इसमें से हटा दें, एल बी जो दो बार एल बी था उसको आप हटा दें, तो दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2BH प्लस HL, ये क्या हो जाएगा, दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया घनाभ का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और दीवारों का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले आपको विकर्ण समझना है कि क्या होता है, किसी भी आकृति का विकर्ण क्या होता है, यानी कि डायगोनल क्या होता है। तो विकर्ण की अगर हम बात करें तो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। यानी कि अगर आप अपोजिट वर्टेक्स को किसी भी आकृति में मिला रहे हैं ना, तो जो लाइन से आप ड्रॉ करेंगे, जिस लाइन से आप उनको मिलाएंगे, तो वो लाइन क्या कहलाती है, आपकी वर्टेक्स कहलाती है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो घनाभ दिया था, जिसको हमने नाम, बहुत ज्यादा नाम थे, अब इसको छोड़ दीजिए, घनाभ देख लीजिए, इसका ये वाला शीर्ष और ये विपरीत शीर्ष, ये अंदर की तरफ ये मिला देंगे तो ये क्या हो जाता है, इसका विकर्ण। आप एक डब्बा लेना, उसके एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिला देना, ये क्या कहलाएगा, आपका विकर्ण कहलाएगा। तो जो ये विकर्ण होता है इसको कैसे निकालते हैं, तो घनाभ के जो विकर्ण की लंबाई होती है, घनाभ का जो विकर्ण होता है जिसको डायगोनल डी के नाम से जानते हैं, वो होती है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि घनाभ में इस्तेमाल होते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है और उसका विकर्ण की लंबाई क्या होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 6:5:3 के अनुपात में है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 504 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। देखिए अब आपने सारी चीजें सीख ली कि भाई क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है आपका आयतन। ठीक है, तो अब आपको आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का मतलब हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आयतन होता है घनाभ का L इंटू बी इंटू एच, घनाभ का आयतन होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। ये घनाभ का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब अगर हम बात करें कि आपके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का होना जरूरी है, तो आप यहाँ अनुपात में सीधी वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि ये अनुपात है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है। तो हमें क्या दिया है, तो आप देखिए यहाँ पर दिया है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया, तो आप कहेंगे 6:5:3 दिया है। तो यहाँ से सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। किस तरीके से आप निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आप K लगा दीजिए। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6K, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5K और H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3K। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आपको अनुपात दिया है और अनुपात से संख्याओं में कन्वर्ट करना है तो उसमें आपको एक वेरिएबल लगाना होता है। तो वो वेरिएबल हमने लगा दिया K। तो यहाँ से हमारे पास लंबाई आ गई 6K, चौड़ाई आ गई 5K और ऊंचाई कितनी आ गई 3K। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 504 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो सेंटीमीटर का इसको स्क्वायर लिख लीजिए, बात एक ही होती है।
तो हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर होता है 504 वर्ग सेंटीमीटर के। अब यहाँ पर देखिए आपके पास L की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है और H की वैल्यू भी है, तो रख दीजिए 2L की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 6K इंटू 5K प्लस 5K इंटू 3K प्लस 3K इंटू 6K। ये हमने LBH की वैल्यू रख दी बराबर में कितना 504। तो सबसे पहले यदि हमें आयतन निकालना है तो आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमें LBH चाहिए ना, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने की है। तो भाई क्या करेंगे, देखिए 2 से तो पहले ये काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, तो 252 हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर 30, 6 पंजे 30, K स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 तिया 15, तो आप कहेंगे सर 15 K स्क्वायर हो जाएगा, और 6 तिया 18, तो आप कहेंगे सर 18 K स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 252 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो ये 18 और 15 33, और 33 और 30 कितना, तो आप कहेंगे सर 63, कितना हो जाएगा 63 K स्क्वायर बराबर में कितना 252। देखिए 9 से कट रहा है, 9 7 63, 9 से इसको काटिए 9 दूनी 18, 9 8 72, 7 से इसको काटिए कितने बार 4 बार, तो K की पावर 2 है भाई, हमने गलती से 3 लिख दिया, इसमें करेक्शन कर लीजिए भाई, इस चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। देखिए फिर से 3 आ रहा है, क्या बात है, 3 पर मुँह ज़्यादा आ गया है, नहीं देखो इसको 2 कर लीजिए, तो ये K स्क्वायर बराबर कितना 4, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप वर्गमूल ले लेंगे 4 का, तो K की वैल्यू आ गई आपकी 2, तो K की वैल्यू आपने 2 निकाल ली। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अगर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो आप कहेंगे सर L हो गया आपके पास कितना, आपके पास K की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। अब आपने K की वैल्यू जब 2 निकाल ली तो L कितना था 6K, 6 इंटू कितना हो जाएगा 2 यानी कि 12 हो गया। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो वो थी 5K, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 2 यानी कि 10 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है LBH होता है। तो L की वैल्यू 12 इंटू 10 इंटू 6, 12 चिन्ह कितना 72, और 10 का गुणा करेंगे तो 720। आयतन की यूनिट होती है घन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपकी घन सेंटीमीटर कितनी होती है सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका आ गया 720 घन सेंटीमीटर, आपका आंसर हो गया। तो 720 भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में दिख रहा है हमको 720, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 वर्ष पश्चात खान की आयु 5 वर्ष पहले उसकी आयु का 5 गुना होगी। एक कोई खान साहब हैं, उनकी आयु जो है वो 15 वर्ष पश्चात और 5 वर्ष पहले की आयु का कितना होगी 5 गुना होगी। तो खान की वर्तमान आयु आपको बतानी है कितनी है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी 5 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान में हम खान साहब की आयु को मान लेते हैं। हमने बोला कि जो खान साहब हैं उनकी वर्तमान में आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है, तो हमने लिख लिया भाई कि खान साहब की वर्तमान आयु 1 यूनिट के बराबर है। कितनी है 1 यूनिट के बराबर है। अब कितने साल बाद 15 वर्ष पश्चात, अच्छा ये 5 साल वर्तमान में नहीं दिए भाई, 5 वर्ष पहले दिए। चलिए इसमें करेक्शन कर लीजिए फिर से, 5 वर्ष पहले की आयु है तो वर्तमान तो हम एक नहीं मानेंगे, हम 5 वर्ष पहले की मानेंगे। हम किसको मानेंगे 5 वर्ष पहले की आयु को मानेंगे। चलो तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। अब आप देखिए 5 वर्ष पहले की आयु दी है खान साहब की, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु हमने कितनी मान ली कि वो 1 यूनिट के थे, ठीक है, 5 वर्ष पहले 1 यूनिट के थे। 15 वर्ष पश्चात उनकी जो आयु है खान साहब की वो कितनी हो जाती है 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी हो जाती है। तो 15 वर्ष बाद अगर हम बात करें कि 15 वर्ष बाद खान साहब की आयु, 15 वर्ष बाद आयु कितनी होगी खान साहब की, तो आप कहेंगे सर 15 वर्ष बाद आयु उनकी 5 गुनी हो जाएगी 15 वर्ष पहले की आयु की। तो 15 वर्ष बाद उनकी जो आयु है वो कितनी हो जाएगी 5 गुनी यानी कि 5। तो अब आप देखिए कि 5 साल पहले उनकी आयु अगर 1 थी और 15 वर्ष बाद 5 हो गई तो कितने का अंतर है यहाँ पर 4 यूनिट का अंतर है। अब आप इस चीज को समझिए,
बस यहाँ से आपको क्वेश्चन करना है कि कितने साल का अंदर आ रहा है उनमें। यहाँ 15 वर्ष पश्चात और 5 वर्ष पहले की आयु दी है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि खान की वर्तमान आयु कितनी है। तो खान की वर्तमान आयु तो बिल्कुल निकाल देंगे, यहाँ 5 गुना थी। आप ऐसा समझिए कि आपकी अभी जो आयु है वो मान के चलिए 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले आप कितने के होंगे। अगर हम 5 वर्ष पहले की बात करें तो आप कहेंगे सर 20 साल के होंगे। और अगर हम 15 वर्ष बाद की बात करें, कब की बात करें, 15 वर्ष बाद दिया है, 15 वर्ष बाद की बात करें तो आपकी आयु कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर इसमें जोड़ दीजिए 15 तो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अगर हम 15 वर्ष बाद की बात करें तो आप 25 में कितना जोड़ दीजिए, 15 जोड़ दीजिए, तो 40 साल के होंगे। अब आप समझिए यहाँ पर कि अगर वर्तमान में तो आपकी आयु कितनी है, वर्तमान में आप 25 साल के हैं, और 5 साल पहले कितने के हैं, 5 वर्ष पहले कितने के हैं। अगर हम बात करें 5 वर्ष पहले आप 20 के होंगे। 15 वर्ष बाद कितने के होंगे, तो अगर हम बात करें 15 वर्ष बाद आप कितने के होंगे, 40 के होंगे, क्योंकि वर्तमान में आप 25 के थे। तो वास्तव अगर पूछा जाए कि 5 साल पहले और 15 वर्ष बाद आपकी आयु के बीच में कितने का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है ये आप देखिए थोड़ा सा। 40 में से 20 माइनस करिए, 20 साल का अंतर आया कि नहीं। कितने साल का अंतर आया, 20 साल का अंतर आया। कब का, 5 वर्ष पहले की और 15 वर्ष बाद की आयु में। तो अब आप यहाँ से ऐसे समझिए कि 5 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद जो आपको क्वेश्चन में दिया था उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये इन दोनों के बीच की आयु का अंतर हो जाएगा कि नहीं। देखिए 5 और 15 को जोड़िए तो 5 और 15 भी तो कितना हो रहा है, 20 ही हो रहा है ना। तो ये भी आपकी कितनी होगी, 20 वर्ष आ रही है, और यहाँ भी 20 वर्ष आया। तो हम कह सकते हैं कि यदि 5 साल पहले की जो आयु थी और 15 वर्ष बाद की जो आयु थी उनका अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 20 साल का अंतर होगा, क्योंकि 5 और 15 को आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझ ली बात कि यदि 25 वर्तमान में है तो 5 साल पहले 20 होगी, 25 वर्तमान में है तो 15 साल बाद कितनी होगी, 40 होगी। तो 5 साल पहले की आयु और 15 साल बाद की आयु के बीच में कितने का अंतर, 20 का। तो ये 20 ऐसे भी लाया जा सकता है कि 5 और 15 को जोड़ दें तो भी 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने बात समझ ली। तो यहाँ पर कितना दिया, 15 वर्ष बाद आयु 5 यूनिट का है और 5 साल पहले कितने का है, 1 यूनिट का। तो दोनों में कितने का अंतर, तो आप कहेंगे 4 यूनिट। तो ये 4 यूनिट किसके बराबर, तो आप कहेंगे इन दोनों का योग कर दीजिए यहाँ 5 और 15 यानी कि 20 वर्ष के बराबर। तो आप कहेंगे 4 यूनिट की वैल्यू 20 वर्ष के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू कितने वर्ष के बराबर, तो आप कहेंगे सर 5 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर आ गई। 1 यूनिट क्या थी, 5 साल पहले की आयु थी। खान साहब की 5 साल पहले की आयु 1 यूनिट थी और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 साल आई, यानी कि खान साहब 5 साल पहले 5 साल के थे। तो अब वर्तमान में कितने के होंगे, तो खान साहब की कब की आयु आ गई, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु कितनी आ गई खान साहब की, तो आप कहेंगे सर 5 साल आ गई। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करोगे आप, इसमें 5 साल और जोड़ दीजिए। तो वर्तमान में खान साहब कितने के हैं, 10 साल के हैं, काफी छोटे हैं खान साहब। ठीक है ना, तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे आप, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई। किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाया हमने वो भी बात समझ में आ गई कि 5 साल पहले अगर आपको दिया और 15 साल बाद दिया है तो उन दोनों का योग ही उसके अंतर के बराबर होगा। ठीक है, उनकी आयु के अंतर के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई की आयु का अनुपात 5:4 है। आप ये देखिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि कभी आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि सर ये आयु के क्वेश्चन आते तो लगातार आई क्यों आते, क्योंकि हमने इस आपके लिए मेहनत की है, हमने क्वेश्चनों को सेपरेट किया है। आपके क्वेश्चन ये 2017 के 21 अगस्त 2017 के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है, ये सफल करके दिए थे, आगे पीछे करके दिए थे, उनको आपको क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया कि एज के कहाँ हैं उनको ढूंढ कर लिख दिया, परसेंटेज के कहाँ हैं उनको एक तरफ कर दिया, टाइम डिस्टेंस स्पीड के कहाँ है वहाँ एक तरफ कर दिया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को भी आप देखें तो ये आयु का क्वेश्चन ही आया है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है कि एक तो हमें ये नॉलेज मिल जाती है कि कितने नंबर का किस टॉपिक से पूछा गया, मतलब वेटेज क्या था किस टॉपिक का, और दूसरी चीज एक आइडिया मिल जाता है कि किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए। तो लेवल तो आपने देखा कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, और अपन जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो भी शानदार तरीका है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ों को क्लियर करते चल रहे हैं। ठीक है, तो यदि केवल आप
वीडियोस देख लेते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन के पेपर का जो अभी आपका चल रहा है, आप ये 6वां पेपर है, इससे पहले 5 क्वेश्चनों को पेपरों का भी सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो उन वीडियो को भी जरूर देखें, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, साथ में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है एक्स और वाई की आयु का अनुपात 5:4 है। तो भाई क्वेश्चन को ले लेते हैं। भाई इन्होंने दिया है कि एक्स और वाई की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 5:4 है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि 25 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। तो 25 वर्ष बाद यानी कि पश्चात मीन्स बाद उनकी जो आयु का अंतर है, यानी कि x माइनस वाई कितना दिया आपको, तो इन्होंने बोला 20 वर्ष है। कितना है, 20 वर्ष है। आप एक चीज बताइए, हम आपको बता चुके हैं इस चीज को, और नहीं पता है तो फिर से सुन लीजिए कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर सदैव समान रहता है। चाहे वो वर्तमान में अगर मान के चलिए दो व्यक्तियों के बीच में 20 साल का अंतर है, तो वो 20 साल पहले भी 20 साल का अंतर होगा, 15 साल पहले भी 20 साल का अंतर होगा, 5 साल पहले भी 20 साल का अंतर होगा, 3 साल पहले भी 20 साल का अंतर होगा, 10 साल बाद भी 20 साल का अंतर होगा, 8 साल बाद भी 20 साल का अंतर होगा। मतलब दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर सदैव कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, अब आप बताइए कि x अगर कितने का है, हम बोलेंगे 5 यूनिट का है, और y कितने का है, 4 यूनिट का है, तो उनकी आयु के बीच में अंतर कितना है, x माइनस वाई, तो आप कहेंगे 5 माइनस 4, यानी कि केवल 1 यूनिट का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। तो आप कहेंगे ये 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 20 वर्ष के बराबर, 20 ईयर्स के बराबर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि x की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो x वर्तमान में कितने का है, तो आप कहेंगे 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों तरफ 5 से गुणा किया तो 5 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 5 100 साल का है भाई, पता नहीं कौन सी घोटी पीकर आया है। ठीक है, 100 साल का है, ये कितने साल का है, x 100 साल का है। तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे भाई, ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। ठीक है, आजकल आयु नहीं रह गई आदमियों की, चाउमीन डोसा बर्गर खा खा के एज क्या हो रही है, घटती जा रही है, पेट ऐसे निकल रहा है आगे की तरफ, फैटी हो रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, और एज आपकी घटती जा रही है। और ये 100 साल का, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि ये व्यक्ति 100 साल का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 36, क्यू आर से उतना ही छोटा है, क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना कि वह टी से बड़ा है। ठीक है, अब बोले हैं कि यदि आर और टी की आयु का योग 50 वर्ष है, तो आर और क्यू की आयु का अंतर क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दी है उसको पकड़ के क्वेश्चन को आपको करना है। इन्होंने बोला कि क्यू आर से उतना ही छोटा है, क्यू किससे छोटा है, आर से, तो हमने क्यू की आयु को क्यू मान लिया। ये ध्यान रखना है बस आपको, क्यू की आयु को हमने क्यू मान लिया, आर की आयु को आर मान लिया, और टी की आयु को टी मान लिया। इन्होंने बोला कि क्यू आर से उतना ही छोटा है, मतलब आर बड़ा है क्यू छोटा है, तो हमने बोला कि आर और क्यू का अंतर, ठीक है, अंतर आएगा यहाँ पर, क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना कि वह टी से बड़ा है। तो क्यू क्या है, टी से बड़ा है, तो टी और क्यू और टी की आयु का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर कर दीजिए इनको बराबर। क्यों होगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि क्यू आर से उतना छोटा है। मान के चलिए क्यू आर और आर की आयु के बीच में 3 साल का अंतर है, तो बोल रहे हैं कि क्यू टी से उतना ही बड़ा है, यानी कि क्यू टी से 3 साल बड़ा है, तो इनके बीच में भी 3 साल का अंतर है, तो ये अंतर बराबर हो जाएंगे कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बराबर कर दिया। चलिए अब देखिए आप ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, ये इस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा, क्यू टी, 2q हो जाएगा, सॉरी इस तरफ जाएगा 2q हो जाएगा, टी इस तरफ आ जाएगा तो r प्लस कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अब इन्होंने एक चीज और दी है कि r और t की आयु का योग 50 है, तो यानी कि आपको r प्लस t कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 50 वर्ष दिया हुआ है, 50 ईयर्स दिया हुआ है। तो चलिए रख देते हैं ये वैल्यू, 2q इक्वल टू कितना हो गया 50, तो q की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर q की वैल्यू जो हमारी निकल कर आई वो निकल कर आई 25 वर्ष, तो q की आयु कितनी आ गई 25 वर्ष। अब q की आयु तो 25 वर्ष आ गई, इन्होंने बोला r और q की आयु का अंतर कितना है, r और q की आयु का अंतर बताना है। देखिए q की आयु तो आ गई, तो r की आयु कहाँ से लाओगे आप, अगर आपके पास एक ही इक्वेशन है, इसमें आप 25 रखोगे, ये 50 हो जाएगा, r और t आपको ऑलरेडी 50 दिया है, मतलब आपको t की आयु का पता होना जरूरी था।
अब आपके पास टी की आयु तो कहीं से भी आप नहीं निकाल सकते। अब जब कहीं से नहीं निकाल सकते तो आर की आयु नहीं आएगी, और आर की आयु नहीं आएगी तो आर और क्यू की आयु का योग कैसे निकालेंगे आप? नहीं निकाल सकते। तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर है। डेटा अपर्याप्त है, यहाँ पर डेटा नॉट सफिशियंट, डेटा अपर्याप्त है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? चलिए तो बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उसकी आयु पूछे जाने पर, उसकी आयु पूछे जाने पर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, मतलब आप किसी से आयु पूछते हैं उसकी, चले जा रहे हैं आप अपनी मद मस्त चाल में, कहीं चौराहे पर खड़े थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे, सर्दी का समय है, तो जब चाय की चुस्कियां ले रहे थे तो एक व्यक्ति खड़ा था, आपने उससे पूछ लिया, उसकी आयु पूछे जाने पर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, तो उस व्यक्ति ने आपको उत्तर क्या दिया? उसकी आयु प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के योग है। उसकी आयु क्या है? प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। इस व्यक्ति की आयु कितनी है? और आप सब किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं? तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट के या बायोलॉजी सब्जेक्ट के या आर्ट सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं। जैसे ही उसने ये उत्तर दिया ना, तो आपकी चुस्की की स्पीड जो है वो बढ़ गई। आपने तुरंत से क्या की? चाय खत्म की और आपने कहा चलो निकल ले रूम पे, ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपका थोड़ा भी मैथ अच्छा है, तो आप सबसे पहले क्या समझेंगे कि इसने क्या बोला? प्राकृतिक संख्या एक शब्द लिया यहाँ पर इसने नाम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में तुरंत आएंगी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या होती हैं? काउंटिंग नंबर्स, यानी कि गिनती की संख्याएं। तो गिनती की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? तो जीरो से तो स्टार्ट होंगी नहीं, कि जीरो तो किसी गिनती में आता ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि गिनती की संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो आपको बात समझ में आ गई। चलिए, आप कॉमर्स साइड से भी हैं, आप बायोलॉजी साइड से भी हैं, आप आर्ट साइड से भी हैं, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। यानी कि काउंटिंग नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। फिर बात की गई कि उसकी आयु प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो प्रथम 15 मतलब 1 से लेकर 15 तक का आप सबको जोड़ देंगे, तो जो सम निकलेगा, जो योग आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वही व्यक्ति की आयु है, ठीक है। तो अब आप बड़े मस्त मस्त तरीके से क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं और साथ में संख्याओं को भी जोड़ रहे हैं। तो पहले हम समझ लें कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। हम किसकी बात करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं की। कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि इनको काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। ये काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं, यानी कि गिनती की संख्याएं भी कहलाती हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं, ठीक है। अभी कहाँ से कहाँ तक होती हैं? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 से लेकर ये कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक। तो ये जो सेट बनता है, ये जो समुच्चय बनता है, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो ये आपके प्राकृतिक संख्याओं की बात आ गई। अब इस व्यक्ति ने बोला कि उसकी जो आयु है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के योग के बराबर है। प्रथम मतलब फर्स्ट 15, यानी कि 1 से लेकर 15 की संख्याओं का आपको योग करना है। तो अगर हम बात करें कि व्यक्ति की आयु क्या है, तो आप कहेंगे व्यक्ति की आयु, आप कहेंगे व्यक्ति की आयु बराबर है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 और +15। ये हो गई प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या। इन सबको आप जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपको व्यक्ति की आयु का पता चल जाएगा। लेकिन क्या पेपर में आप ऐसे करेंगे? क्या आप उस व्यक्ति को ऐसे बताएंगे कि आप इतने ज़्यादा डफर हैं कि हमें जोड़ के बताना पड़ रहा है? तो नहीं करेंगे आप। अब आप कैसे करेंगे वो तरीका देखिए। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का यदि आपको योग निकालना हो तो हम आपको एक तरीका वो बताते हैं कैसे करेंगे। दूसरा, आप औसत के माध्यम से यानी कि एवरेज से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 तरीके देखते हैं बेहतरीन। एक तो पहला तरीका तो यही हो गया, फर्स्ट मेथड तो ये हो गई।
और अगर आपने चाय की चुस्कियां लेते समय ये मेथड उस व्यक्ति को बता दी ना, या तो वो अपनी चाय आपके मुंह पर दे मारेगा या आप खुद ही भाग जाएंगे वहां से, क्योंकि इतना समय नहीं लेना, उसके पास उतना समय है ही नहीं। ठीक है ना। तो अब देखिए ये फर्स्ट मेथड होगी, सम कर लेंगे, आंसर आप निकाल सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड की यहां पर बात करते हैं कि भाई सेकंड मेथड क्या होगी। तो सेकंड मेथड देखिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n + 1/2। ठीक है, इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जहां n क्या है, n मतलब जितनी आपको प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू यहाँ पर 15 हो गई। आप ये 15 इसमें रख दीजिए तो उस व्यक्ति की आयु आ जाएगी। तो आयु कैसे निकलेगी उस व्यक्ति की, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर n की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि 15 + 1 और डिवाइड बाई कितना 2। तो ये हो जाएगा आपका 15 और 1 कितना, तो आप कहेंगे सर 16 डिवाइड बाई कितना 2 से ही कटेगा 8 बार, 15 8 कितना 120। तो वो व्यक्ति कितना 120 साल की आयु का है, काफी वृद्ध व्यक्ति है। ठीक है ना। चलिए, तो काफी वृद्ध व्यक्ति है, उसको सम्मान दीजिए। उसको इस मेथड से ना बताकर आप किससे बताइए, प्राकृतिक संख्याओं के योग के फॉर्मूले से। लेकिन अभी भी अगर वो खुश नहीं हुए आपसे, तो आप क्या कहेंगे, सर हमारे पास एक मेथड और है आपके लिए कि आपकी आयु को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एवरेज के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो थर्ड मेथड और देख लेते हैं हम, तीसरा तरीका और देख लेते हैं कि भाई तीसरा तरीका क्या बनेगा। ये तीसरा तरीका बेहतरीन तरीका है, को आप ये आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। इन्होंने बोला कि उस व्यक्ति की आयु प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के योग के बराबर है। तो अब आप जानते हैं कि प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 1, और 15वें नंबर की क्या होगी, तो आप कहेंगे 15। इनका औसत निकाल लीजिए, ये होता है औसत यानी कि एवरेज। 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना है तो प्रथम संख्या में अंतिम संख्या जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो ये औसत आ जाएगा। तो ये 16 बटे कितना हो गया 2, कितना हो गया 8। तो ये 15 प्राकृतिक संख्याओं का हमने क्या निकाल लिया, औसत। लेकिन संख्याएं कितनी थी, 15। तो जैसे ही आप इसमें क्या कर देंगे, जैसे ही आप इसमें 15 से और गुणा कर देंगे तो आयु आ जाएगी। तो ये 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। औसत से योग निकालना है तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 8 है, तो हम जानते हैं कि योग कैसे निकालते हैं। औसत में यदि संख्याओं से गुणा कर दिया जाए कि वो कितनी संख्या है, तो योग आ जाता है। तो कुल योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रेक्षणों का कुल योग बराबर होता है औसत इंटू प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो आप कहेंगे सर 15। तो 15 8 कितना हो गया 120। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो भी हमारा आंसर औसत के माध्यम से निकल सकता है। तो इस प्रकार आप 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ बेस्ट आपके लिए रहेगा क्या, एवरेज के माध्यम से यदि आप करते हैं, क्योंकि एवरेज से अगर आप करेंगे तो आप दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान के चलिए अब आप अगले दिन दुकान पर गए और आपने उसकी आयु पूछी, मतलब एक कोई दूसरा व्यक्ति है, उसकी आयु पूछे जाने पर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। उसने कहा कि उसकी आयु प्रथम 21, उसने क्या उत्तर दिया कि उसकी आयु प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं के योग के बराबर है। तो उसकी आयु बताइए। तो अब आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। देखिए कैसे, प्रथम 21 की बात कर रहे हैं तो पहली 1 हो जाएगी और लास्ट 21 हो जाएगी। 21 और 1 कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 22। 22 का आधा कितना, क्योंकि हम 2 से भाग दे रहे हैं, औसत निकालना है। देखिए 2 से भाग दिया औसत निकालने के लिए, तो 21 और 1 22, 22 का आधा कितना 11। 11 में किससे गुणा करना है, तो आपको 21 से गुणा करना है, क्योंकि कितनी संख्या है टोटल 21। तो 21 इंटू 11 बहुत ईजी है। कैसे करोगे आप 21 इंटू 11, तो 21 में से 1 अलग कर दीजिए। 20 इंटू 11 तो आप कहेंगे 220 हो गया, और 11 उसमें जोड़ दीजिए, 11 कम 11, तो 220 में 11 जोड़ेंगे तो 231। यानी कि जो व्यक्ति है वो परमात्मा है। क्या है वो, परमात्मा है, महात्मा है, क्योंकि उसकी आयु 231 वर्ष की है। तुरंत उसके चरणों में आपको क्या हो जाना है, लीन हो जाना है, गिर पड़ना है पूरी तरह से। क्लियर होगी बात। तो अगर आप औसत के माध्यम से करेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है।